नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। भाई पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं आज की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गवर्नमेंट स्लैशेस रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स बाय अप टू 1.1%। भाई मिडिल क्लास लोगों की, आप कह सकते हो, सेविंग की सबसे बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पर सरकार ने कम किए हैं। तो भाई जितने भी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले क्वार्टर ऑफ 2021-22 में इनके रेट को कम किया गया। पीपीएफ में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पहले आपको 7.1% मिलता था, अब 6.4% मिलेगा। और अलग अलग स्कीम्स में 40 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.4% से 110 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.4% तक की कटौती की गई है। अगर आप बात करो तो जो 1 ईयर टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, 1 ईयर टर्म डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करो या किसी भी बैंक की ब्रांच में चले जाओ और वहां पे 1 साल की एफडी खरीद लो, तो आप इसको कह सकते हो कि दिस इज 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। इस 1 ईयर टर्म डिपॉजिट का जो रेट था जनवरी से मार्च के क्वार्टर में, वो था 5.5%। अब इसको अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में कितना कर दिया गया है, 4.4%। यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स का जो टर्म डिपॉजिट्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी गिरा दिया गया। वो ऑलरेडी बहुत कम था। आप याद करो दोस्तों, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, 1.5-2 साल पहले आप पीछे चले जाओ, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था फिक्स्ड डिपॉजिट पे, जो कि 5.5% पे आ गया था कोरोना के बाद, तो लग रहा था कि कम हो गया है। अब उसको 4.4% कर दिया है, मतलब और कम कर दिया है। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में पहले 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब केवल 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पहले 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता था और केवल 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र की बात करिए तो इसमें पहले 6.8% का इंटरेस्ट मिलता था, 5.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। और तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6.8 से 5.9 और किसान विकास पत्र में 6.9% से 6.2%। उसके बाद अगर आप बात करो तो किसान विकास पत्र की बात की जाए तो पहले ये 124 महीनों में मैच्योर होते थे, अब ये 138 महीनों में मैच्योर करेंगे। और बहुत सारी स्मॉल स्कीम्स में 1.1% तक इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पे घटाया गया। ठीक है भाई। जो 5 साल के ईयर डिपॉजिट्स होते थे, 5 ईयरली डिपॉजिट्स होते थे, टाइम डिपॉजिट्स, जिसमें इंटरेस्ट रेट को 6.7% से कम करके 5.8% किया गया। 5 ईयर के जो रिकरिंग डिपॉजिट्स होते थे, मतलब 5 साल तक हर महीना आप कुछ कुछ पैसा इन डिपॉजिट्स में डालते रहो, जिनका इंटरेस्ट क्वार्टरली आपके पास आता था, जिनको कंपाउंडली मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने के बाद इनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता था। इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पहले 5.8% था, 5.3% मिलेगा। अब आप सोचो दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे रेट की कटौती के बाद हमें क्या पता चल रहा है। अगर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप कौन सी स्कीमों में इन्वेस्ट करोगे? या तो आप सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, या पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे? अब सोचिए। ये चीज यहां पे लिखी नहीं है, बट जितना मेरे दिमाग में समझ में आ रही है, जिस पैसे को आप जल्दी लिक्विडेट कर सकते हो, जल्दी अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, उस पैसे पे सरकार कम इंटरेस्ट रेट दे रही है। और जो पैसा लंबे समय के लिए लॉक इन है, उस पैसे पे सरकार ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप स्कीम डालोगे तो आप अपनी डॉटर के लिए, एक बच्ची के लिए स्कीम पैसा डाल सकते हो, और वो बच्ची जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो पैसा लॉक्ड इन है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट बहुत लिमिटेड लोगों को है, सीनियर सिटीजन्स को है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी पैसा लंबे समय के लिए लॉक हो जाता है, जबकि छोटे मोटे जो 1 साल या 5 साल के टर्म डिपॉजिट्स होते हैं वहां पे पैसे के इंटरेस्ट को कम कर दिया। मतलब सरकार सीधी सीधी बात ये कह रही है कि फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा लंबे समय के लिए डालोगे तो ही इंटरेस्ट रेट देंगे, छोटे समय के लिए डालोगे तो तुमको इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे। आप सोचिए दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी जिसको ज्यादा फाइनेंसेस समझ में नहीं आते हैं, उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अपना पैसा सेव कर दो, वो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाल देता है सिंपली। उसको लगता है चलो थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में 4.4%। अरे इन्फ्लेशन इतना चल रहा है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कौन ही इन्वेस्ट करेगा? तो हो सकता है सरकार यहाँ पे लोगों को इन स्कीम से निकाल के स्टॉक मार्केट तक खींचने की कोशिश कर रही हो। तो हो सकता है सरकार यहाँ पे कम इंटरेस्ट देना चाहती हो, पैसे को लंबे समय के लिए लॉक इन कराना चाहती हो, या फिर सरकार यहाँ पे लोगों को इन स्कीम से इनका पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट तक लेके आना चाहती हो। अब ये क्या सरकार करना चाहती है, सरकार ही जाने। बट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज़ आपको
काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी, चाहे एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, चाहे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी हो, चाहे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो, ये सब खत्म हो चुका है। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स और सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री अभी के लिए चल रही है। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। एट द सेम टाइम विनीत सर आपके लिए डेली क्विज की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज की सीरीज आ रही है, ज्योग्राफिकल मैप्स की सीरीज बना रखी है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए, जल जीवन मिशन अचीव्स न्यू माइलस्टोन। देखिए, रिसेंटली जल जीवन मिशन ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। क्या माइलस्टोन है कि भाई 4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड से ज्यादा को टैप वाटर सप्लाई दिया गया, मतलब उनके घर के अंदर एक नल लगाया गया है और उस नल में से पानी आता है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को अनाउंस किया था और ये बोला था कि भैया टैप वाटर सप्लाई किया जाएगा हर रूरल होम को 2024 तक। अभी के लिए देखा जाए तो 7.24 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, लगभग जितने भी टोटल रूरल हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, उसके लगभग 1/3 से ज्यादा 7.24 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को ऑलरेडी पोर्टेबल वाटर टैप के थ्रू अवेलेबल कराया जा चुका है। देश में पहला स्टेट जो कि 100% टैप वाटर सप्लाई कर रहा है वो कौन था? गोवा। दूसरे नंबर पे कौन था? तेलंगाना। तीसरे नंबर पे कौन था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर आप बात करो तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कहीं ना कहीं मिशन मोड में चल रहे हैं पूरे स्टेट में, पूरे देश में टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए। अभी तक अगर आप देखो तो जल जीवन मिशन के अंदर 56 डिस्ट्रिक्ट्स में और 86,000 विलेजेस में 100% टैप वाटर कनेक्टिविटी दे दी गई है। अब ये कहने की बात है, एक्चुअली में इन स्टेट्स में टैप वाटर 100% है या नहीं है, ये ग्राउंड असेसमेंट के बाद पता चलेगा, बट सरकारी फिगर तो यही बोलता है कि हाँ भाई दे दिया गया है। तो आप अपने आंसर्स में इन फिगर को कोट कर सकते हो। और जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। उन्होंने अपने टारगेट सेटअप कर रखे कि हाँ भाई सबके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए, सबके पास ठीक ठाक नहाने का, सैनिटेशन का पानी पहुंचना चाहिए, ये टारगेट है। अगर जल जीवन मिशन की बात की जाए तो इसका टारगेट है कि भाई 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउस होल्ड को दिया जाएगा एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू 2024 तक। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर की बात की जाएगी। लोकल लेवल पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर, वेस्ट वाटर फॉर रीयूज, ये सब चीजें करी जाएंगी और इन स्कीम्स को दूसरे गवर्नमेंटल स्कीम्स और प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी अप्रोच रखी जाएगी वाटर की तरफ। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को इस मिशन का एक की पार्ट माना जाएगा। ये जो जल जीवन मिशन है, ये एक जन आंदोलन है पानी के लिए और ये सबकी प्रायोरिटी। फंडिंग पैटर्न कुछ इस हिसाब का होगा कि जब हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात होगी तो 90% खर्चा सरकार उठाएगी, केंद्र सरकार 10% खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। जब नॉर्मल स्टेट्स की बात होगी तो 50% खर्चा केंद्र सरकार, 50% खर्चा राज्य सरकार, और जब यूनियन टेरिटरीज की बात होगी तो 100% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कुरान एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पड़ी है जिसका ये बोलना है कि भाई कुरान के जो 26 वर्सेस हैं, जो 26 पैराग्राफ्स हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन इफेक्टिव इनको कर देना चाहिए, नॉन फंक्शनल कर देना चाहिए। ये पीआईएल इन 26 वर्सेस को नॉन फंक्शनल कौन से बेसिस पे करने की बात करती है कि ये जो वर्सेस हैं ये एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और दे कैन बी अ सीरियस थ्रेट टू सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब ये पीआईएल पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे इस पीआईएल के चलते क्या इन 26 वर्सेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास? तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए तो भारतीय कानून के अंदर केवल एक कानून को, केवल एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आप आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की बात करो तो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। और लॉ की डेफिनेशन में क्या आता है? कोई ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर, कोई बाय रूल, कोई रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम यूजेज, और ऐसा कस्टम यूजेज, ऐसा नोटिफिकेशन जिसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ हो। तो क्या कुरान के जो 26 वर्सेस हैं उसके ऊपर भारत सरकार का कोई बनाया हुआ नियम कानून फोर्स ऑफ लॉ है? नहीं, ठीक है ना भाई। इस्लाम धर्म पूरे दुनिया में फैला हुआ है और उनकी जो होली बुक है कुरान, वो हर जगह पे वैसी ही है, ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है उसके किसी वर्ष में इंडियन गवर्नमेंट के बनाए हुए किसी नियम कानून का कोई लेना देना नहीं है, और जुडिशरी किसी नियम कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। सिंपल बात है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉज इन फोर्स ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड लॉज इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कोई लेजिस्लेचर, चाहे वो राज्य का लेजिस्लेचर हो, चाहे केंद्र सरकार का लेजिस्लेचर हो, या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वही किसी वर्सेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। तो ना ही कुरान के, ठीक है, ना ही गीता के, ना ही बाइबल के, ना ही गुरु ग्रंथ साहिब के किसी भी वर्स को आप लॉ की कैटेगरी में ला सकते हो। और जब आप इसको लॉ की कैटेगरी में नहीं ला सकते हो तो इसको आर्टिकल 13 के एम्बेड के अंदर भी आप नहीं ला सकते हो, इसको एक कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, इनके इंप्लीमेंटेशन के चलते अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर सकता है, बट पूरे के पूरे वर्सेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देना ये सही नहीं है। क्योंकि कुरान या कोई भी और जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है, जो रिलीजियस बुक है, वो अपने आप में लॉ नहीं है। वो अलग बात है कि उस धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनके लिए वो लॉ है। तो अगर आप कुरान के वर्सेस की बात करो तो दिस इज पैरामाउंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। और जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट्स होते हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, वो इन वर्सेस से इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। और बहुत सारे और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि इस्लाम में हदीस है जिसको आप प्रॉफिट की सेइंग्स बोलते हैं, इजमा है, ज्यूरिस्टिक कंसेंसस, कियास, एनालॉजिकल डिडक्शंस, उर्फ, कस्टम्स, इस्तिहसान, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस, इस्तिसलाह, पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन सब चीज़ों के आधार पर कहीं ना कहीं नियम कानून, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डिडक्शंस और इंटरप्रिटेशंस करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। बट ये डिडक्शंस, ये इंटरप्रिटेशंस धर्म के फील्ड में है, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तब स्टेप इन करेगी जब इन सब नियम कानूनों के चलते किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम आने लगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स फीचर्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कैरी ओल्ड पासपोर्ट्स। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, अगर उनको पहले इंडिया आना पड़ता था तो पहले उनके पास एक कंडीशन होती थी कि जो उनका पुराना ओल्ड एक्सपायर्ड पासपोर्ट है ना, वो लेके आए। तो अपने ओसीआई कार्ड के साथ वो पुराना एक्सपायर्ड पासपोर्ट लेके आए, तो नया पासपोर्ट तो वो लेके आएंगे ही आएंगे, प्लस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लेके आएंगे, प्लस वो पुराना एक्सपायर्ड पासपोर्ट लेके आएंगे। अब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन बोलता है कि पुराना एक्सपायर्ड पासपोर्ट आपको रखने की जरूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं इस डिसीजन की तारीफ की जा रही है। अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करो तो देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो है जिनके पास ओसीआई कार्ड है। ये बेसिकली वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरे देश की सिटीजनशिप ले चुके हैं, वहां पे सेटल डाउन कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के साथ जुड़े रहे, इसलिए इनको ओसीआई कार्ड दिया गया और इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं। एक पर्टिकुलर भारतीय नागरिक को जो प्रिविलेजेस हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रिविलेजेस इन ओसीआईज के पास हैं, कुछ प्रिविलेजेस को छोड़ के। जैसे ये ओसीआईज वोट नहीं डाल सकते, ये ओसीआईज गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते, ये ओसीआईज देश में आके एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इन ओसीआईज को वीजा फ्री ट्रेवल इंडिया में कभी भी इंडिया में आ सकते हैं, कितने भी लंबे समय के लिए इंडिया में रह सकते हैं। ये जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम है ना, इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके 2005 में जोड़ा गया। और 9 जनवरी 2015 को जो दो अलग अलग स्कीम चलती थी, एक पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। पीआईओ कार्ड और ओसीआई स्कीम को मर्ज कर दिया गया और अब केवल एक स्कीम एग्जिस्ट करती है, वो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम। आप देखो तो कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स देख लें ओसीआई कार्ड होल्डर्स के, तो लाइफ लॉन्ग वीजा है, कितने भी समय के लिए इंडिया में आ सकते हैं, कितने भी समय के लिए इंडिया में रह सकते हैं। हाँ, अगर रिसर्च वर्क करना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जब भी इंडिया में आएंगे, कितने भी समय के लिए रहना हो, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते, लेकिन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड्स में जो राइट्स एनआरआईज के पास अवेलेबल है वही ओसीआईज के पास भी अवेलेबल है। एनआरआईज के पास इंडियन चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने के लिए जो इंटर कंट्री अडॉप्शन राइट्स हैं वही ओसीआईज के पास भी है। फिर भाई, जो एनआरआई से फीस चार्ज की जाती है नेशनल मोमेंट्स पे एंट्री की, जो प्रैक्टिस की आप कह सकते हो कंडीशंस है, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेस, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फार्मासिस्ट की जो कंडीशंस एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल होती हैं वही आपकी ओसीआईज के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडियन नेशनल पार्क्स, यहाँ पे जो इंडियंस के लिए एंट्री फीस है वही ओसीआईज के लिए भी एंट्री फीस है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही, मतलब ओसीआई कार्ड होल्डर को अब पुराने पासपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है अगर वो इंडिया आना चाहते हैं। केवल ओसीआई कार्ड ले आइए और अभी का जो लेटेस्ट वैलिड पासपोर्ट है वो ले आइए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट लाइकली
टू एक्सटेंड फर्दर एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अभी के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन सी है? 2015 से लेकर 2020। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 को लैप्स करने वाली थी, बट कहीं ना कहीं इसको एक्सटेंड किया गया। क्यों एक्सटेंड किया गया? क्योंकि भाई कोरोना का लॉकडाउन लग गया। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसको फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। रीजन भी कि अभी के लिए इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बजाय कोई दूसरी पोटेंट पॉलिसी नहीं आ पाई है। सरकार उसके ऊपर सोच कर रही है, बहस कर रही है, काफी सारी मीटिंग और आपसे तो डेलीगेशन चल रहे हैं, बट पॉलिसी अभी नहीं आ पाई है। ठीक है, अगर आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की बात करो तो ये क्या टारगेट करता है? इट टारगेट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, देश में वैल्यू एडिशन को बढ़ाना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाना। एफटीपी 2015-20 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम भी आती है, सर्विस एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम भी आती है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के अंदर टेंजिबल गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, कपड़े वगैरह, मशीनें जो आपको सामने से दिख रही हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्कीम के अंदर सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। तो भाई इंग्लैंड की किसी एक मोबाइल कंपनी ने अपना कस्टमर केयर सेंटर खोल दिया इंडिया में, तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के अंदर में थी। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स यहाँ पे इशू की जाती हैं। मतलब कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने सामान एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसके ऊपर आपको एमईएस बेनिफिट मिलेगा, मान लो 5% का एमईएस बेनिफिट। तो आपने अगर 1 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया तो आपको 5 लाख का एमईएस बेनिफिट मिला। अब अगर वही कंपनी बाहर से सामान इंपोर्ट करती है तो 5 लाख रुपए तक की ड्यूटी का, इंपोर्ट ड्यूटी का रिबेट ले सकता है वो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर, या फिर वो अपनी एमआईएस स्क्रिप्ट्स को किसी और को बेच भी सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स होंगे जो केवल एक्सपोर्ट हो करते होंगे, इंपोर्ट नहीं करते होंगे। तो वो एक्सपोर्टर्स जो केवल एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट को किसी और पर्टिकुलर इंपोर्टर को बेच सकते हैं और उससे पैसा ले सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ईपीसीजी स्कीम भी होती है, एक एक्सपोर्ट बेनिफिट स्कीम है, ठीक है ना। इस ईपीजीसी स्कीम के अंदर भी इन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए ईपीसीजी स्कीम के अंदर होता यह है कि कभी कभी जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। समझ गया बात को? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ये ईपीसीजी स्कीम्स, डीएफआईए स्कीम्स, बहुत और प्रकार की स्कीमें होती हैं, एमईआईएस स्कीम, एसईआई स्कीम, ड्रॉबैक स्कीम। तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अभी के लिए एक्सटेंड किया गया। एक नई पॉलिसी बनाई जाने की बात की जा रही है। वो नई पॉलिसी जब आ जाएगी मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, ठीक है, ये हम लोग इस जगह पे आपको पर्टिकुलर न्यूज आपको काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तान अलाउज इंपोर्ट ऑफ कॉटन शुगर फ्रॉम इंडिया। भाई 2 साल पुराना डिसीजन ये था पाकिस्तान का, इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया था। अभी पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि भाई हम लोग कॉटन और शुगर को इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। एक एलओसी का सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और अब पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि भाई शुगर इंपोर्ट किया जाएगा। अब पाकिस्तान कोई दान धर्म में नहीं कर रहा है ये। पाकिस्तान में शुगर के दाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और पूरी दुनिया में शुगर के दाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां शुगर को सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया गया है और इंडिया में शुगर के दाम कम है। इसलिए लिमिटेड तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने अपने प्राइवेट इंपोर्टर्स को ये बोल दिया कि ठीक है भाई, कुछ हद तक आप इंडिया से शुगर को इंपोर्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम इंडिया से कॉटन और कॉटन यार्न को इंपोर्ट करने की भी परमिशन दे दी है, जो कि इसकी खासा ज़रूरत है पाकिस्तान के स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को, जो कि इस बार के एग्रीकल्चर में ज़्यादा कॉटन की खेती हुई नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए वहाँ पे कॉटन की कमी पड़ रही है। 9 अगस्त 2019 को इमरान खान की सरकार ने पूरी तरीके से ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया। अब फिर से इस ट्रेड को कहीं ना कहीं खोला जा रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बैन किया था, बट इंडिया ने क्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो ट्रेड होता था, बॉर्डर बाय बॉर्डर, वो बंद कर दिया था। और इंडिया ने, आप कह सकते हो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस दिया जाता था पाकिस्तान का, वो वापस खींच लिया था। अब आप बोलोगे मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इंडिया ने पाकिस्तान को क्यों दे रखा है, पाकिस्तान इतना अच्छा नेशन नहीं है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है 1994 का, इसका आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो डब्ल्यूटीओ की हर मेंबर कंट्री को, हर दूसरी मेंबर कंट्री को एमएफएन स्टेटस देना है। एमएफएन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हम कंट्रीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो चाहे पाकिस्तान से गुड इंडिया में आ रहा हो, चाहे चाइना से आ रहा हो, चाहे वियतनाम से आ रहा हो, चाहे यूएस से आ रहा हो, चाहे यूरोप से आ रहा हो, हर जगह से आने वाले गुड्स के ऊपर सेम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ये होता है एमएफएन का मतलब। ये पाकिस्तान को इंडिया ने दे रखा था। इस
एक्सपोर्ट बैन के बाद, ट्रेड बैन जब पाकिस्तान ने लगाया, तो इंडिया ने भी पाकिस्तान से MFN स्टेटस छीन लिया। ओके, ये जो MFN स्टेटस है, मराकेश एग्रीमेंट अंडर WTO के अंदर दिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज की ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। हैव अ ग्रेट डे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में ये चीज़ आपको काम आएगी। गुड बाय।